वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखिका हमें उनके जीवन में व्यक्तित्व में किस प्रकार से उनके पिताजी का व्यक्तित्व घुल मिल गया था, इसका वर्णन करवाया। फिर उनके माँ के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जो पड़ोस कल्चर थे उसके बारे में बताया कि आज मनुष्य का अपने जीवन में के साथ साथ अपने रहने में भी किस प्रकार का परिवर्तन हो गया है कि पहले जो लोग पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज फ्लैट सिस्टम होने की वजह से लोगों का मन के द्वार कैसे बंद हो चुके हैं। असुरक्षित की भावना, असहायता की भावना, संकुचित मन हो गया, इसका वर्णन करें। आगे लेखिका कहते हैं कि उन्होंने जो लेखन कार्य में अपने पात्र का चुनाव किया था वह इसी मोहल्ले के पात्र हुआ करते थे, और उन पात्रों को जब वह लिखते समय उन पात्रों का वर्णन करती थी तो वह और भी उनके नजदीक आ जाते थे। तो और यह सुखद अनुभव उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रहा करता था। आगे लेखिका जो वर्णन करे उसको हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। अब आगे लेखिका कहती है कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। अब देखिए, जब लड़कियों की शादी होती है तो उसके पहले युग में बचपन में बच्चियों की शादी हुआ करती थी, लेकिन आज उसमें फर्क है। आज लड़कियां अपने शादी का जो निर्णय होता है वह खुद भी लेती है, क्योंकि आज वह पढ़ी लिखी है। एक विशेष रूप का अधिकार उसके पास होता है, और शिक्षा ग्रहण भी करने के बाद, पूरे शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरियों पर जाती है। आजादी के साथ, आजाद विचार ख्यालों के साथ वह अपने शादी का निर्णय ले सकते। लेकिन उस जमाने में शादी करने के लिए जो योग्य उम्र और क्या क्या शर्त रहा करती थी, इसका वर्णन लेखिका कर रही है कि उम्र के में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो अनिवार्य योग्यता क्या थी उस समय लड़कियों की शादी की? वह मैट्रिक, अर्थात मैट्रिक का अर्थ क्या होता है? एसएससी। आज जब हम 10वीं की शिक्षा बोलते हैं या एसएससी शिक्षा बोलते थे, उस समय जब लड़की की मैट्रिक पास हुआ करती थी और उम्र 16 वर्ष की हुआ करती थी तो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब देखिए, उनके घर में कितने सारे भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे, और 5 भाई बहन होने की वजह से उनके पिताजी जो थे वह अन्य भाई बहनों पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। इसलिए लेखिका की तरफ उनका ध्यान नहीं था। लेकिन लेखिका कहती कि जब उनके भाई बहनें जब शादी करके उनके ससुराल चले गई और भाई जब शिक्षण ग्रहण करने के अन्य स्थानों पर चले गए थे, तो परिवार में सिर्फ लेखिका बची थी। और उस समय लेखिका कहती कि उस समय लेखिका को नए सिरे से अपने वजूद का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। तो देखिए, इसके पहले पिताजी का ध्यान अन्य भाई बहनों पर केंद्रित था, लेकिन उन भाई बहनों के न होने की वजह से लेखिका का पिताजी का पूरा ध्यान अब उनके ऊपर आने लगा था। और लेखिका कहते हैं कि पिताजी का ध्यान पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। अब देखिए, उस समय समाज की वास्तविकता यह थी कि लड़कियों को भले ही वह स्कूल में जाती थी, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने के साथ साथ उन्हें घर के सारे रीति रिवाज, परंपराएं, या फिर घर में रसोई कैसे बनानी जाती है, सारे घरेलू काम काज सिखाया जाते थे। तो एक सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के जो ट्रेनिंग होते थे, जो नुस्खे होते थे, वह उस उम्र में सिखाए जाते थे। लेकिन लेखिका कहती कि पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई घर से दूर ही रहो। अब देखिए, पिताजी का पूरा ध्यान, अन्य बच्चे न होने की वजह से पूरा ध्यान पिताजी का लेखिका पर जाने लगा था। और लेखिका के पिताजी नहीं चाहते थे कि अपने बेटी का पूरा जीवन रसोई
रसोई घर में बीते, लेकिन वह कहते थे कि तू रसोई घर से ही दूर रहे, क्योंकि रसोई घर को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का अर्थ क्या होता है? भट्टी। अब भट्टी में क्या होता है कि लेखिका के पिताजी कहते हैं कि भटियार खाना में एक तो लड़कियां क्या करते हैं, पूरा दिन खाना बनाने में ही लगे रहते थे, उससे उनके व्यक्तित्व के अच्छे गुण उभर नहीं पाते। रसोई को वे भटियार खाना कहते हैं और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। तो लेखिका का पिताजी का एक देखो अच्छा गुण हमारे सामने लेखिका प्रस्तुत कर रही है कि उनके अनुसार लड़कियों को केवल रसोई घर में ही अपने व्यक्तित्व को नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि रसोई घर में सिर्फ खाना पकाते रहने से, सिर्फ भट्टी में जिस प्रकार भट्टी में काम करते रहने से अन्य लोगों का पूरा समय उसमें ही बर्बाद हो जाता है। तो लेखिका के पिताजी कहते हैं कि वहां पर रहकर अपनी क्षमता और प्रतिभा को समर्पित करने के अनुसार ही। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जम के बहसें होती थी। अब देखिए, इसके पहले भी हमने देखा था कि लेखिका के पिताजी एक अच्छे राजनीतिक भी थे। तो इस प्रकार लेखिका कहते कि उस समय क्या था कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का सभा उनके घर में होते रहते थे और बहसें चर्चा हमेशा हुआ करती थी। आगे लेखिका कहती कि बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। आप देखिए, चर्चा करना, वाद विवाद करना, आप डिबेट खेलते हो ना, तो इस प्रकार के बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, प्रिय विषय था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वही बैठने को कहते। अब देखिए, जब पिताजी के जो राजनीतिक दोस्त आते थे तो उनमें जब चर्चा होती थी तो उनका आव भगत करना पड़ता था। लेखिका जब नाश्ता लेकर उनके पास जाती थी तो उनके पिताजी उनको वहीं पर बैठने के लिए कहते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वही बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। अब देखिए, वह समय कौन सा था? भारत देश स्वतंत्र में नहीं था, गुलामी में थे, और इस समय किस प्रकार से आंदोलन हो रहे थे, किस प्रकार से क्रांति निर्माण कर रहे थे। तो यह सारी चर्चा में अपनी बेटी भाग ले, ऐसा उनके पिताजी को लगता था, क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इनकी जानकारी वह अपने बेटी को देना चाहते थे। तो अब देखो, जैसे कि जनरल नॉलेज उनका ज्यादा बढ़े, इसलिए उनका मानना था कि बच्ची उनकी सारी ये बातें सुने। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तो कोई समझ नहीं थी। अब देखिए, लेखिका की उम्र बहुत छोटी थी। यह राजनीतिक बात, वहां पर जो राजकारण चल रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, वह उनके समझ के बाहर था, लेकिन फिर भी उनके पिताजी उन सारी जानकारी वो जानने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहते थे। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। अब देखिए, लेखिका को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी अपना बलिदान दे रहे थे, उनके जो आंदोलन हो रहे थे, देशभक्त की शहीदों की जो रोमानी आकर्षण थी, उनकी कुर्बानियां, जो अपने बलिदान के, यह सारी बातें सुनकर लेखिका के मन पर आक्रांत अर्थात विद्रोह की भावना निर्माण होने लगी थी। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका के और लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व के गुण हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से लेखिका के पिताजी भले ही क्रोधी थे, थोड़े घमंडी थे, लेकिन अपने बेटी को वह जो देशभक्ति की भावना जो उनके मन में पनपने की जो मुभा दे रहे थे, या यह सारी लेखिका के मन में जो देशभक्ति या जो विद्रोह की भावना निर्माण हुई थी, वह किसकी उपज थी या किसकी देन थी? उनके पिताजी के द्वारा ही यह देन उनको मिली हुई थी। भले अब लेखिका के पिताजी समाज सुधारक थे, उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो रही, पहले से ही पनप रही थी। किसके अंदर? लेखिका के पिताजी के अंदर। आगे लेखिका कहती है कि 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अब देखिए, लेखिका जब लेखिका है तो उनको बचपन से ही पढ़ने की रुचि रही है। इसका वर्णन लेखिका करे कि जब तक वो 10वीं कक्षा तक आ चुकी थी, तब तक किसी खास समझ नहीं थी उनको कि किस प्रकार से
वो सिर्फ वो क्या करती थी, घर में जब उनके पिताजी राजनीतिक सभा बुलवाते थे तो उनको भसे को सुनती थी और उतना ही उनको समझ आ रहा था। और जब जो कोई किताबें उनके पास रहती थी, अब उनके पिताजी भी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो घर में जो पुस्तकें रहती थी उनको वह पढ़ लेती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित। अब देखिए, बिना चुनाव किए मतलब अब बहुत सारे, अब आज की जनरेशन अगर हम देखते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ही बुद्धिमत्ता होती है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस प्रकार लेखिका कहती कि उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो जो कुछ मुझे पढ़ने को मिलता था उससे मुझे वैचारिक मेरी क्षमता बढ़ने वाली है या नहीं, यह न जाने समझे ही मैं बिना चुनाव किए और बिना लेखक की अहमियत से कि अब यह जो मैं किताब पढ़ रही इसके लेखक कौन है, वो उसके बारे में हमें क्या जानकारी देने वाले हैं, यह बिना सोचे समझे, बिना महत्व दिए गए या परिचित हुए किताबों, अनपरिचित लेखकों की किताबें वो पढ़ती रहती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, अब देखिए लेखिका कहते हैं कि जब 10वीं कक्षा पास कर मैं जो कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, फर्स्ट ईयर में जब आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहारा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुई थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने अब तक उनके पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया और उनके पिताजी के व्यक्तित्व का किस प्रकार उनके जीवन या उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव रहा है उसका वर्णन पढ़ा कि जैसे बुरे व्यक्तित्व का, बुरे स्वभाव का लेखिका के जीवन पर असर हुआ, उसी प्रकार उनके अच्छे गुणों का भी लेखिका के व्यक्तित्व में असर हुआ है। जैसे कि देशभक्ति की, विद्रोह की भावना उनको उनके पिताजी से ही मिली है। लेकिन आगे लेखिका उनके जीवन पर और एक व्यक्तित्व का प्रभाव था और वह था उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। तो किस प्रकार से उनके जीवन को उन्होंने परिवर्तन ला दिया था उनके जीवन में, इसका वर्णन लेखिका करेगी कि लेखिका सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जा रही थी और वहां पर वह जो कॉलेज बना था उसी 1 साल हो गया था, नया कॉलेज था और इसी साल प्राध्यापिका शीला अग्रवाल इनकी नियुक्ति उस कॉलेज में हुई थी। अब लेखिका कहते कि उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। अब देखिए लेखिका कहती कि पहले वह कैसे बिना चुनाव के, लेखक का परिचित न होने में जो कुछ मिलता था वह पढ़ लेती थी, तो वह उनके वैचारिक क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में कोई सहायता नहीं था। और अब लेखिका को उनके प्राध्यापिका ने बाकायदा साहित्य की दुनिया में कि किस प्रकार साहित्यिक रचना को, कौन सी साहित्यिक रचना को पढ़ना चाहिए जिससे हमें आगे हमारी लेखन की जो उनको पहले से इंटरेस्ट था और उनके बौद्धिक क्षमता, उनकी वैचारिक क्षमता को बढ़ाने में वह साहित्य उनको मदद कर सकते थे। ऐसे बाकायदा साहित्य की दुनिया में लेखिका के प्राध्यापिका ने उनको प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदलाव। देखिए लेखिका आगे पहले पढ़ती थी लेकिन वो सिर्फ मात्र पढ़ती थी, उसे उनको अच्छे और बुरे की इतना फर्क नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन चुनाव करके पढ़ने में जो आदत थी, खुद चुन चुन कर किताबें प्राध्यापिका लेखिका को देती थी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, 2 साल बीतने न बीतने साहित्य की दुनिया पर। अब देखिए जब लेखिका की प्राध्यापिका उनको खुद पढ़ने के लिए किताबें चुनकर देती थी और पढ़ी हुई किताबों पर लेखिका की प्राध्यापिका खुद उनसे बहस करती थी, चर्चा करती थी, उनमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या किस चीज को हमें लेना चाहिए, यह सारी बातें पर बहस हुआ करती थी। और इस प्रकार 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर, अब तक देखिए प्रेमचंद का युग तो हमें पता है कि प्रेमचंद को ही उन्होंने नहीं पढ़ा बल्कि जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलते ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। फिर सुनीता जो उपन्यास था बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जूनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ से सीमित दायरे में समानी था। अब देखिए जब उन्होंने शेखर एक जूनी जब पढ़ा था अज्ञेय जी द्वारा, तो पहली बार पढ़ा तो उनको समझ में नहीं आया, इसलिए जब आगे वो कहते कि दूसरी बार पढ़ा तो कुछ कुछ समझ में आया। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ।
यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। तो देखो अब नैतिक मूल्य की अच्छा बुराई की पहचान और उसके अनुसार हमें आगे जीवन बिताना चाहिए था, इस प्रकार के कुछ उपज लेखिका के अंदर आ रहे थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो इस प्रकार उनके लेखन कार्य में किस प्रकार से शुरुआत में उनकी प्राध्यापिका ने एक योगदान दिया है, इसका वर्णन लेखिका ने यहाँ पर किया है। आगे लेखिका कहते हैं कि शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उस सिलसिला को लेखिका को उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब देखिए लेखिका कहते हैं कि मेरे साहित्यिक दायरा को नहीं बल्कि बढ़ाया, बल्कि पिताजी के द्वारा जो विद्रोह की भावना एक सीमित घर तक मेरे मन में थी, उसे सक्रिय रूप में आंदोलन क्रांतिकारी के रूप में पनपने में लेखिका के प्राध्यापक ने मदद की थी। 46 और 47 के दिन में स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरी, अब देखिए लेखिका कहते हैं कि जब गुलामी के इस स्वतंत्रता के इस आंदोलन में जब बहुत सारे लोग उस आंदोलन में समावेश हो रहे थे, तो क्या मैं भला उस समय घर में बैठ रह सकती थी? नहीं। तो लेखिका भी उन प्रभात फेरियों में, हड़तालों में, जुलूसों में, भाषणों में अपना योगदान देने लगी थी। भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमक और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। अब लेखिका कहते कि देखो इस प्रकार से पूरे देश का माहौल था कि हर युवा पीढ़ी उस आंदोलनों में, उस हड़तालों में, उस जुलूसों में शामिल हो रही थी। और शीला अग्रवाल जैसी जोशीली बातें जब वो करती थी तो वह रक्त में ज्वाला के मतलब उद्रेक की भावना, विद्रोह की भावना पनपने लगती थी और लेखिका भी उस भावना से बच नहीं पाई। स्थिति यह हुई। तो बच्चों अब इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ: शगल, काम धंधा, हॉबी, रोमानी, रोमांटिक, आक्रांत, कष्टग्रस्त, आलम, स्थिति या संसार, अहमियत, महत्व, मंथन, मथना, नैतिक, नीति से संबंधित, धारणा, व्यक्तिगत विश्वास, दमखम, ताकत, जोश खरोश, उत्साह, उन्माद, जुनून, सनक, बवंडर, उपद्रव, आंधी तूफान, निषेध, मनाही। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि लेखिका ने जो सीमित साहित्य का पढ़ना उनके अंदर था, वो अब उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के आने से उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया था और किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को एक विशेष साधारण से असाधारण बनाने में अपना योगदान दिया था, इसका वर्णन पड़ा। आगे भी इस साधारण लड़की की असाधारण हम कहानी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।